जनता के सामने लगातार स्पष्ट हो रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जिनका यमुनानगर से सीधा संबंध है। उनमें से दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक कि हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए का फाइन हरियाणा सरकार के ऊपर लगाया, और जिस चीज़ के लिए लगाया वो बहुत ही शर्मनाक है। वो इसलिए शर्मनाक है कि शिक्षा मंत्री हरियाणा के, जो इसी इलाके से आते हैं और बार बार ये दावा करते हैं कि हरियाणा के स्कूल दिल्ली से ज़्यादा अच्छे हैं, केजरीवाल जी के साथ कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं पंजाब से ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन दिल्ली और पंजाब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई हरियाणा सरकार को कि 500 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं हरियाणा में। 1000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर लड़कों के लिए टॉयलेट का इंतज़ाम नहीं है। 200-250 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली की व्यवस्था नहीं। आज के दिन में जब ये सरकार ये दावा करती है कि हम हज़ारों गांव में या हर गांव में हमने बिजली पहुंचा दी, 24 घंटे बिजली आती है, ऐसे में 250 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बिजली का इंतज़ाम नहीं है आज के दिन में। ये व्यवस्था अपने आप में दिखाती है। और बेंच नहीं है जहाँ पे बिल्डिंग्स टूटी पड़ी हैं, उन ऐसी सरकारी स्कूलों की तो कोई गिनती ही नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप में दिखाती हैं कि शिक्षा मंत्री पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। हरियाणा सरकार बार बार दावे करने के बावजूद भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसकी दूसरी वानगी देखने को मिली जब मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले फिर नकल करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल जी की, और उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए कॉलेज तक की शिक्षा, जिनके घर की कमाई 1,80,000 तक है, उनकी कॉलेज तक की शिक्षा मुफ्त की जाएगी, और जिनकी 1,80,000 से 3 लाख के बीच में है उनको 50% कंसेशन दिया जाएगा, 50% छूट दी जाएगी फीस में। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या शिक्षा को वो मूलभूत अधिकार नहीं मानते? क्या वो ऐसा नहीं मानते कि हरियाणा के हर एक बच्चे को फ्री और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलनी चाहिए? अगर केजरीवाल जी की नकल करना चाहते हो तो पूरी कीजिए खट्टर साहब, और नकल करने के लिए अकल की भी ज़रूरत होती है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में हर बच्चे को शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराते हैं और वर्ल्ड क्लास शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन किस आय वर्ग से आता है, कौन किस जाति या मजहब से है। हम सबके लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। हरियाणा में पैदा हुए हर बच्चे को आम आदमी पार्टी की सरकार मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद अगर देखें, अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें, अगर शराब कांड जो हुआ उसकी स्थिति देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि कई लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पी के, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। कुछ देर के लिए आंखों पर पर्दा डाल दिया गया कि कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, कहा गया कि 400 से ज़्यादा जगह पर छापे मार करके वहाँ पर गड़बड़ियाँ पाई गई, वहाँ पे एफआईआर दर्ज की, वहाँ पे शिकायत दर्ज की गई। उनमें से आधे से ज़्यादा मामलों में क्या वो आरोपी बरी नहीं हो चुके? क्या वो आरोपी जमानत पर नहीं चले गए? अब से पहले 1 हफ्ता मुश्किल से बीता होगा इस चीज़ को। सरकार की कार्रवाई क्या है? जब 25 लोगों की मौत हो जाती है, क्या उसके बाद सरकार के आबकारी विभाग ने ये जाना कि उनको सैंपल्स भी लेने होते हैं? उससे पहले सरकारी ठेकों से, प्राइवेट ठेकों से कितने सैंपल्स लिए गए आबकारी विभाग के द्वारा पूरे साल में? अगर उसका लेखा जोखा आप देखेंगे तो नज़र आएगा कि आबकारी में, जिसमें ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, दिल्ली में एक तथाकथित घोटाला कहते हैं, दिल्ली में शराब घोटाला हो गया जिसमें आज तक कोई 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ किसी पे भी। हरियाणा के अंदर इतनी मौतें हो रही हैं, अभी यमुनानगर में, उससे पहले सोनीपत में, पानीपत में, अलग अलग जगह पे सैकड़ों केस आ चुके हैं अभी तक। हरियाणा के अंदर शराब घोटाले की जांच सीबीआई, ईडी से क्यों नहीं कराती हरियाणा सरकार? इसके पीछे क्या राज है? क्या वो सिर्फ प्यादों को कानूनी जद में ला करके उनके खिलाफ मामला दर्ज करके, क्या वो किंगपिन को बचा रहे हैं? शराब घोटाले का किंगपिन कौन है? किसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों सीबीआई जांच नहीं दी जा रही है? ये जिनको गिरफ्तार किया, 400 से ज़्यादा, ये पता चला कि रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, गलत तरीके से शराब बेची जा रही थी 400 से ज़्यादा जगहों पे, जब दिखाने के लिए आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 400 से ज़्यादा जगहों पे
अवैध तरीके से अगर आबकारी का धंधा हो रहा था तो क्या उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड नहीं था? क्या उसके पीछे सरकार में बैठा हुआ, उच्च पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं था? क्या उसके पीछे कोई राजनेता नहीं था? ये 466 लोग मनमर्जी से अवैध काम कर रहे थे और आपकी सरकार ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया इतने दिनों से। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हरियाणा सरकार अब लगभग फेल हो चुकी है। सारा सिस्टम इनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ऑफिसर्स इनकी बात मानते नहीं हैं। जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण, किसी प्रदेश का गृह मंत्री अगर चाहे कि 300-400 पुलिसकर्मियों को जो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, उनको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, और 1 महीना बीत जाने के बाद भी अगर वो अपनी ये बात ना मनवा पाए, तो इसका मतलब गृह मंत्री से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, मुख्यमंत्री से प्रदेश नहीं संभल रहा, शिक्षा मंत्री से शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही, आबकारी मंत्री से आबकारी व्यवस्था नहीं संभल रही। पूरी भाजपा सरकार हरियाणा के अंदर कोलैप्स हो गई है। पूरी भाजपा सरकार का हर मंत्रालय हरियाणा के अंदर अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गया है। इसलिए हम खट्टर साहब से ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीति करने की बजाय, आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय वो अगर अपनी सरकार चलाने पर ध्यान दे तो ज़्यादा सही होगा। एक आखिरी उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि खट्टर साहब ने फिर एक बार अरविंद केजरीवाल जी की 2 दिन पहले नकल करने की कोशिश की, और कुछ दिन पहले जब अमित शाह जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की अनाउंसमेंट की थी। ये दिल्ली की नकल करके किया था, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी 83,000 से ज़्यादा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा चुके हैं अभी तक। और जब नकल करने की कोशिश की, मैं फिर वही कहूँगा, नकल के लिए अकल चाहिए। तीर्थ यात्रा योजना की अनाउंसमेंट तो हो गई, गृह मंत्री अमित शाह जी आए, उनके सामने अनाउंसमेंट हुई,